बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा। मुझसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मुस्लिम भाई आपने अपना एमडी कैट कैसे क्लियर किया था, आप हमें एमडी कैट के बारे में मोटिवेशन दें और एमडी कैट के हवाले से आप हमें गाइड करें, बताएं। तो यार मैं खुद भी बता सकता हूँ आपको बहुत चीज़ें, लेकिन मैं एक प्राइवेट ग्रेजुएट हूँ। मैंने तो एमडी कैट इसलिए हासिल करने की कोशिश की थी, तैयारी इस तरह की थी कि मैं सिर्फ पास हो जाऊँ। मुझे सिर्फ ये था कि मेरा एमडी कैट सिर्फ पास होना चाहिए। मैंने फिर आज ऐसा गेस्ट को बुलाया है जिसने एमडी कैट उसने सिर्फ पास नहीं करना था, उसने अच्छा एग्रीगेट लेना था एमडी कैट में ताकि उसका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाए। मैं बहुत दिनों की तलाश में था कि कोई ऐसा बंदा मुझे मिल जाए, तो फाइनली हमें डॉक्टर बियान ने ज्वाइन किया है और आज उनकी जर्नी के बारे में हम उनसे पूछेंगे कि उनकी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और उनका अपने डिस्ट्रिक्ट में कितना एग्रीगेट था। तो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के 3rd स्टूडेंट थे टॉपर्स में ना। तो ये सारी चीज़ें फिर उनसे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या ये वाकई ऐसे है या नहीं है। ये सारी चीज़ें फिर आज एमडी कैट के हवाले से इंशाल्लाह सारे डिस्कस करेंगे। तो आए अब हम चलते हैं डॉक्टर बिलाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जैसे कि मुस्लिम भाई ने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा लिया है। दिस इज़ मी बिलाल मेमन फ्रॉम लम्स यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर MBBS। तो हमारा मोटिव यही है एमडी कैट के बारे में। तो अपना एमडी कैट की जर्नी शेयर करूंगा, कौन सी आपको टिप्स दूंगा चीज़ें, और उसके अलावा कि आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप भी एमडी कैट क्लियर कर सकें। तो मेरा पहला सवाल जो बिलाल भाई से वो ये है कि आपने एमडी कैट की तैयारी कब शुरू की थी? मतलब ड्यूरिंग एफएससी आपने स्टार्ट कर दी थी या एफएससी के पेपर देने के बाद आपने स्टार्ट की थी? एमडी कैट की बात करें तो मैंने तो ड्यूरिंग एफएससी से ही मेरी एमडी कैट की प्रिपरेशन जारी थी, क्योंकि मुझे पता था बहुत से स्टूडेंट जो है अपनी एफएससी के एग्जाम्स के बाद तैयारी करते हैं, जो कि मुझे लगा कि ये सही नहीं है। क्योंकि एमडी कैट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए हमें जो तैयारी ना अपनी एफएससी से ही करनी चाहिए, यही बेस्ट रहेगा। तो बिलाल भाई आप ये बताएं कि आपने कोचिंग की थी या आपने सेल्फ स्टडी की थी, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो मैंने अपनी सिटी में जो है कोचिंग ली थी, पर सेल्फ स्टडी भी बेस्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए इस दौर में जो है ना सेल्फ स्टडी को मैं ज़्यादा जो है अप्रोच करूँगा एज कम्पेयर टू कोचिंग। तो बिलाल भाई आप अपनी डेली रूटीन बता सकते हैं कि आप किस टाइम पढ़ते थे और क्या आपकी डेली रूटीन होती थी? क्योंकि एमडी कैट के स्टूडेंट जो होते हैं वो 1 घंटा 2 घंटा तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। रूटीन की बात करें तो एक स्टूडेंट के लिहाज से और एक मुसलमान के लिहाज से हमारा जो सुबह का टाइम शुरू होता है वो फजर से शुरू होना चाहिए। सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ के उसके बाद हमें स्टार्ट लेनी चाहिए अल्लाह का नाम लेकर। फिर जो मेरा जो है तकरीबन 6 बजे तक मतलब कि मैं फ्री हो जाता था नमाज पढ़ के, और कुछ करना होता था। तो नमाज के बाद 6 बजे से मैं स्टार्ट लेता था 2 घंटे, यानी कि 8 बजे तक होती थी मेरी स्टडी। फिर ब्रेकफास्ट करके कोचिंग जाता था, उधर से आता था तकरीबन 12 बजे या तकरीबन 12:30 हो जाते थे। तो थोड़ी देर घर पे बैठता था, मोबाइल चलाता था, गेम खेलनी होती तो गेम खेलता था। फिर रोटी खा के फिर मैं चला जाता था लाइब्रेरी, क्योंकि अगर मैं लाइब्रेरी नहीं जाता तो घर पे तो मेरे से स्टडी नहीं होती थी। उधर से मैं चला जाता था लाइब्रेरी चला जाता था, फिर मैं उधर ही मतलब कि स्टडी करता था जितनी भी हो, मतलब कि आता था 8 या 9 बजे आता था। फिर उधर ही मैंने बीच में नमाजें सारी काउंट करके मैं कभी कोई टाइम किसी सब्जेक्ट को देता था। फिर आके 8 बजे फिर जाके मतलब कि रात का खाना खा के नमाज पढ़ के फिर थोड़ा अगर टाइम बचता तो 11 बजे तक स्टडी करता, फिर सो जाता। यानी कि लास्ट टाइम तकरीबन 11 होता था सुबह अगर फजर से स्टार्ट करें तो। वैसे आपने ये बात ठीक की है कि हम मुसलमान हैं तो हमें यही रूटीन कोशिश करनी चाहिए, अपनानी चाहिए कि हम सुबह के टाइम उठें। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं हम पुरसुकून माहौल में पढ़ें, जब रात को सारे सो रहे हो तो हम तब शुरू करें। जैसे आपने कहा आप 11 बजे सो जाते थे, लेकिन कुछ लोग 11 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, क्योंकि कोई स्टूडेंट जो है उसकी स्टडी मॉर्निंग में अच्छी होती है और किसी स्टूडेंट की लेट नाइट अच्छी होती है। क्योंकि मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरी रूटीन डेली से एक सेट होती थी सुबह की। तो इस हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट लेट नाइट स्टडी करता है तो उसकी रूटीन मेरी यही होगी कि वो सुबह को सोता होगा और फिर रात को स्टडी करता होगा। कोई डाउट नहीं है इसमें, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो स्टडी किससे कर रहा है, क्या उसको रात में भी कोई इफेक्टिव स्टडी हो रही है या नहीं। भी बड़ा एक मसला होता है बच्चे के लिए कि यार मैं फिजिकली कोचिंग लूँ या ऑनलाइन कोचिंग लूँ ना। ऑनलाइन कोचिंग एक तो सस्ती पड़ती है, फिजिकल जो होती है थोड़ी सी महंगी पड़ती है, और भी साइड इफेक्ट्स दोनों तरफ से हैं और एडवांटेजेस दोनों तरफ से हैं। लेकिन आप क्या मशवरा देंगे जो इस टाइम जूनियर हमें देख रहे हैं कि वो ऑनलाइन कोचिंग को प्रेफर करें या फिजिकल कोचिंग को प्रेफर करें, और आपने कौन सी कोचिंग को प्रेफर किया था? आप अपने बारे में भी बताइएगा। मैंने तो फिजिकल कोचिंग ज्वाइन की थी। वैसे
पर ऑनलाइन कोचिंग भी बेस्ट होती है इस टाइम, क्योंकि अब जो विजुअलाइजेशन से ही हमारी मेमोरी याद होता है कि रिकॉल जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम स्क्रीन पर देखते हैं तो उससे अच्छे से रिकॉल हो जाता है। पर फिजिकल मैंने अच्छा जो मेन बेनिफिट है ना फिजिकल एकेडमी, जो मैंने क्यों ज्वाइन की थी फिजिकल एकेडमी, क्योंकि एक कंपटीशन का पता चल सके कि मैं असल में कितने पानी में हूँ, कौन से कंपटीशन पे आ रहा हूँ, कौन से नंबर कौन सी रैंक पे आ रहा हूँ। टेस्ट होते थे, टेस्ट तो उसमें ऑनलाइन में भी होते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस दोनों में होती है, पर मैंने फिजिकल इसलिए ज्वाइन की थी, एक उधर का माहौल पता चलता है, बहुत सारे डिफरेंट स्टूडेंट के बीच में बैठे होते हैं, तो इस लिहाज से मैंने फिजिकल को प्रीफर किया था। ये भी बड़ी बहस होती है कि एमडी-कैट क्लियर करने के लिए बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि वाकई कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए या रट्टा अच्छा होना चाहिए? ये सवाल जो है असल में मैं कहता हूँ कि दोनों अच्छे होने चाहिए। मतलब कि कॉन्सेप्ट होगा तभी तो रट्टा लग जाएगा, क्योंकि अगर हम बायो सब्जेक्ट को देखें तो उसमें मोस्टली जो है कॉन्सेप्ट के बाद उसको याद ही करनी, चीज़ें रिटेन करनी होती है, याद करनी होती है, तो रट्टा तो ऑब्वियसली लगाना ही चाहिए हमें बायो में। बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वो तो नो डाउट बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आप उनकी प्रॉब्लम को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि बेसिक हमेशा बेसिक्स ही क्लियर होंगी, फिर ही आप जो है रट्टा लगा पाएंगे किसमें बायो में, क्योंकि बायो में जो है कुछ वैल्यूज याद करनी होती हैं, फिजिक्स में भी हैं कुछ वैल्यूज, केमिस्ट्री में भी हैं, वो तो थोड़ी थोड़ी सी है, बायो में इज कंपेयर अदर सब्जेक्ट उसमें रट्टा ज़्यादा है, तो उसके में भी कॉन्सेप्ट पहले हैं फिर रट्टा है, तो आप दोनों को क्लियर करें, कॉन्सेप्ट और रट्टा। ये बताइएगा आपको अपनी जर्नी में एमडी-कैट की प्रिपरेशन के दौरान कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं रहा, इसके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही हैं या इस पे मैं फंस जाऊंगा, तो वो कौन सा सब्जेक्ट था ऐसा? तो जो मुझे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगा था वो इंग्लिश था, क्योंकि मेरी जो इंग्लिश थी वो शुरू से थोड़ी वीक थी, और फर्स्ट ईयर इंटर में 9th मैट्रिक तो मेरा इसी ध्यान हो गया था कोरोना की वजह से, और फर्स्ट ईयर इंटर की बात करें तो उसमें जो है ना मैंने इंग्लिश को थोड़ा सा भी फोकस नहीं किया था, सिर्फ मेन साइंस सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स को ही फोकस किया था। इस वजह से मुझे जो एंट्री में आके जब मैंने प्रिपरेशन उस तरीके से की तो मुझे इंग्लिश जो है बहुत मतलब कि टफ लगा था, क्योंकि मैं जब उसके एमसीक्यू सॉल्व करता तो मेरे से हो नहीं पाते थे, कॉन्सेप्ट पढ़ता था वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पा रहे थे, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। पर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गई है तो अब तो इंग्लिश सही लगती है, नॉर्मल लगती है। अच्छा बिलाल भाई, आपने इंग्लिश का बताया है कि आपको इंग्लिश ज़्यादा उसने तंग किया था, लेकिन जो मोस्टली एमडी-कैट के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरा तजुर्बा है, मैंने 2-4 लोगों से बात की तो वो कहते हैं कि हमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, कि फिजिक्स के एमसीक्यू जब हम सोल्व करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं और हमसे नहीं हो पाते, तो आप उनको क्या गाइडेंस देंगे कि वो फिजिक्स को किस तरह प्रिपेयर करें और फिजिक्स के लिए कौन कौन से पॉइंट्स वो अपने जहन में रखें? अच्छा, फिजिक्स क्योंकि इसलिए तंग करती है स्टूडेंट को क्योंकि वो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। मुझे भी शुरू में जब मैं एफएससी में आया था फिजिक्स में मैंने टेस्ट दिए थे, एमसीक्यू सॉल्व किए थे, तो मेरे भी कुछ गलत होते थे कुछ सही होते थे, पर फिर मैंने जब गौर किया कि मेरे आखिर एमसीक्यूज गलत हो क्यों रहे, तो मैंने एमसीक्यू उसके बेसिक गया, सारी बेसिक पहले मैं पढ़ता था फिर एमसीक्यूज अप्रोच करता था। तो जैसे ही मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आराम से मेरे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैंने बढ़ाई, तो फिर मेरे एमसीक्यूज सही होने लगे। तो फिजिक्स इसीलिए मोस्टली स्टूडेंट के वो बोलते हैं टफ है। टफ कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, दो चीजें होती है, या तो आपको टीचर ने नहीं पढ़ाया या तो आपने खुद ने नहीं पढ़ा सही से। आपने पास पेपर सोल्व किए थे या आपने सिर्फ बुक्स को ही पढ़ा था, या जो एमसीक्यूज आपके कोचिंग में होते थे या आपने सिर्फ वहीं किए थे? पास पेपर अगर आपने किए थे तो कहाँ से किए थे, ऑनलाइन किए थे या फिजिकल किए थे? अगर ऑनलाइन किए थे तो वो कौन सी वेबसाइट थी? मैंने अपनी एमडी-कैट की जर्नी के दौरान सोचा था कि मैं बहुत सारे पास पेपर करूंगा, सिंध प्रोविंस के भी करूंगा, अदर प्रोविंस के भी करूंगा, पर टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर पाया। सिर्फ सिंध के ही किए थे मैंने, तो सिंध के जो मैंने निकाले थे ऑनलाइन निकाले थे, गूगल पे सर्च किया था कि सिंध एमडी-कैट पास पेपर आ गए थे मेरे पास। एक वेबसाइट थी मेडिको इंजीनियर, उधर से पास पेपर उधर से पढ़े थे मैंने, डाउनलोड करके सिंपली सोल्व किए, फिर की से चेक किए। तो अगर आपके पास टाइम है आप ये अपने प्रोविंस के सबसे पहले अपने प्रोविंस के प्रीफर करें। अगर अपने प्रोविंस के कर लिए, टाइम आपके पास है, तो फिर अदर प्रोविंस के आप एमसीक्यूज करें। बाकी आपके ऊपर है आप कितनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमसीक्यूज पास पेपर करना फायदे के लिए इसलिए आपसे पता चलता है कि आपके असल में मार्क्स, अगर आप जैसे मैंने 2010 का पास पेपर का किया तो 2010 में 200 एमसीक्यूज के किए। अब मैं यही सोच समझ के उधर एक कुर्सी पे बैठा कि मैं 2010 का एमडी-कैट दे रहा हूँ, तो मैं एमसीक्यूज में 3.5 घंटे का टाइम है मेरे पास, मैं कितना अगर उस टाइम होता मैं कितने एमसीक्यूज कर पाता और मेरा कितना स्कोर होता, क्या मेरी उस वक्त सिलेक्शन हो पाती या नहीं। तो अगर यही माइंडसेट आप भी बनाए हो तो ये पास पेपर करें फिर फायदेमंद है। इससे पता चलता है कि आपके स्कोर कितना आ रहा है, आपका मतलब कि क्या आपकी सिलेक्शन हो पाएगी या नहीं।
बिलाल भी ये भी बताइएगा एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि यार मेरा तो कभी भी मैच नहीं होगा, मैं तो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकूंगा, यार ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मैं कैसे करूं, मतलब जैसे बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, क्या आपको भी ऐसी कभी फीलिंग आई थी ड्यूरिंग योर एमडी कैट प्रिपरेशन? ये तो बहुत बार हुआ था कि कभी कभी ऐसा फील होता था कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ, क्या मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं, सोचता था। फिर वही एक दिमाग में मोटिवेशन आती थी, क्या पता मेरा हो जाए। जैसे दूसरे स्टूडेंट पिछले साल को कंपेयर करें कि ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, मैंने कहा अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने एक मोटिवेशन दिल में मोटिवेशन की थी कि ये कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से डिस्ट्रैक्शन तो ऑब्वियसली बहुत होती है, हर स्टूडेंट को होती हैं। कुछ घर के मामला भी होते हैं और कुछ मोबाइल या दोस्त की वजह से, कभी किसी दोस्त ने कह दिया आ जाओ पार्टी, कुछ आ जाओ ट्रीट करते हैं, इसकी बर्थडे इसकी ट्रीट है, तो होता है। नो डाउट कि हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं। इस हिसाब से बहुत बार हुआ है कि मैं ना पढ़ूं क्या होगा, इतना पढ़ रहा हूँ, क्या पता मेरी सिलेक्शन हो या ना हो। फिर भी अंदर से एक मोटिवेशन हुआ करती थी कि तुम हो जाओगे, ये कर रहा है तुम भी कर जाओगे, और ऊपर से घर वाले बोलते थे हाँ तुम कर जाओगे, तो इसीलिए पढ़ता था। फिर यही मोटिवेशन आ जाती इसीलिए। तो आप हमें बता सकते हैं कि घर वालों का कितना रोल था आपकी सक्सेस के पीछे, कि उन्होंने कैसे आपको मोटिवेट किया और वो क्या क्या बातें आपको करते थे, कि अब तो आपको वो बातें याद भी आती होंगी। क्या आप ऐसी बात कोई बताना चाहेंगे अपने घर वालों को, जो कोई बच्चा जो हमें देख रहा है वो रिलेट कर सके और खुद वो मोटिवेशन ले सके उस बात से? यही घर वाले सारी सपोर्ट तो लाजमी बात है घर वाले ही करेंगे, क्योंकि घर वालों की वजह से जो है मेरी आज सिलेक्शन हुई है। घर वालों ने कहा था कि तुम कर पाओगे, तुम तैयारी तो करो, बाकी आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है उसी के साथ होगा जो अपनी मेहनत करेगा। अपनी मेहनत की थी तो फिर घर वालों ने भी कहा तुम करो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। घर वालों ने कुछ मतलब कि इतना फोर्स नहीं था ना, किसी को पेरेंट्स फोर्स करते हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने इतना कुछ कहा नहीं था। मैं अपना शौक भी था और घर वालों ने कहा तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन, तुम तैयारी करते रहो। फिर इसीलिए जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज सिलेक्शन हो गई, आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अभी ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि आपने एमडी कैट प्रिपरेशन की जर्नी में कौन सी मिस्टेक्स की हैं, और अगर आपके पास अभी दोबारा टाइम हो, अगर आपको दोबारा अभी एमडी कैट देना पड़े तो आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे, ताकि वो जो बच्चा हमें अब देख रहा है वो उस मिस्टेक से रिलेट करे खुद को, और वो इस गलती को जो आपने की, जो किसी और ने की, जो आपके दोस्त ने की, वो उस गलती को अवॉइड करे और अपनी सिलेक्शन को पक्का करे? मैंने जो अपनी मतलब एमडी कैट की जर्नी में जो सबसे बड़ी गलती की थी वो टाइम मैनेजमेंट की थी। मैंने अपना सही से टाइम जो है ना मैनेज नहीं किया था। कभी बायो को ज़्यादा पढ़ रहा था, कभी फिर केमिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ रहा था, एक ना प्रॉपर शेड्यूल हुआ करता था मेरा ना क्या। तो इसलिए जो है ना मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। बाकी की हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है। अगर मैं दोबारा एमडी कैट दूँ ना, सबसे पहले मैं अपना अच्छे से एक शेड्यूल बनाऊंगा, जो है मेरा एमडी कैट का शेड्यूल बने, और मैं अपना टाइम से पहले जो है ना सिलेबस कर सकूं और उसको 2-3 बार रिवाइज कर सकूं। 2-3 बार से ज़्यादा, 2-3 बार तो मैंने पिछली बार भी मतलब कि 5-6 रिवीजन निकल गई थी, तो कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 12 रिवीजन निकलनी चाहिए। ऐसे टाइम मैनेज करूँ बहुत, मतलब कि तकरीबन एमडी कैट से 1 महीना या 1.5-2 महीना मेरा पहले सिलेबस कवर हो जाए, इतना टाइम मैनेज करना लाजमी है। अभी आपने बताया कि आप डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, कि पार्टीज हो जाती थी और मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन और जो कोई काम वगैरह आ जाता था, घर का फैमिली इश्यूज वगैरह आ जाते थे, तो आप फिर अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए, और आप उन डिस्ट्रैक्शन से कैसे अवॉइड करते थे और दोबारा टेबल पे बैठ जाते थे पढ़ने के लिए? जो मेरी मेन डिस्ट्रैक्शन थी वो तो मोबाइल ही होती है, और हर किसी के भी इसी दौर में मोबाइल ही डिस्ट्रैक्शन है। तो मैं क्या करता था, जैसे लेक्चर लेना होता, लेक्चर लेके फिर जो है उसको साइलेंट करके रख देता था मोबाइल अलग से, क्योंकि सेल्फ स्टडी के दौरान मोबाइल मैं उठाता था अगर किसी को कॉल करनी हो अर्जेंट, या फिर वैसे अब मोबाइल मेरा अलग होता था, या अगर मेरा अभी और लेक्चर लेना हो तो अम्मी का मोबाइल लेता था। ये कि अपना मोबाइल लिया तो यूट्यूब लेक्चर के दौरान जो है मैं पता नहीं यूट्यूब शॉर्ट्स पे कब आ जाता, पता ही नहीं चलता था। तो इसीलिए जो है लेक्चर भी अम्मी के मोबाइल से, और कभी कभी अपना मोबाइल लाइब्रेरी जाता था तो अपना मोबाइल ही लेके जाना पड़ता था। बाकी जो है घर पे मोबाइल साइड पे करके फिर स्टडी करनी पड़ती थी। अच्छा बिलाल भाई, आखिरी सवाल मेरा ये सवाल नहीं है, वो ये है कि आप अपने देखने वाले जूनियर जो हमें देख रहे हैं उनको क्या गोल्डन टिप्स देना चाहेंगे एमडी कैट 2025 की प्रिपरेशन के हवाले से? तो आप उनको कौन सी ऐसी जो गोल्डन टिप्स में मेरे हिसाब से जो है वो है, सबसे पहले मेन बात कंसिस्टेंसी रखें, रोज पढ़े जितना, और
कंसिस्टेंसी जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है, अगर वो नहीं रख पा रहा ना तो सिलेक्शन के जो है ना दूर दूर से कोई रिलेट नहीं है। क्योंकि एक अगर रोज रोज नहीं पढ़ोगे, कल पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि हमें टाइम मैनेज करना चाहिए, जो कि मेरी भी अपनी गलती थी, मैं करता मतलब कि कम टाइम मैनेज कर पाता था, तो टाइम मैनेज करें। और तीसरी बात ये थी कि रोज का अपना एक टारगेट सेट करें कि मुझे फॉर सपोज एक चैप्टर करना था बायोलॉजी का, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो रिवीजन मुझे करनी थी। मैंने ये सोच रखा कि ये रिवीजन करके फिर ही मैं मोबाइल जो है ना यूज़ करूंगा, उससे पहले मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ऐसे सोचे, तो ये 3 जो है गोल्डन टिप्स है। बाकी मेरे हिसाब से ये है कि अपने आप के ऊपर है, आप अपने आप को कैसे जो है मोटिवेट करते हैं और कैसे खुद को स्टडी पे लाते हैं कि आप खुद को पढ़े। और लाजमी बात है, फैमिली को प्राउड कराना भी होता है, ये भी एक जो है मोटिवेशन आती है अंदर से। ये टिप्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसी मोटिवेशन की वजह से आपकी स्टडी पे जो है आएंगे। तो आखिर पे जो बिलाल भाई से मैं सवाल करना चाहता हूँ वो रैपिड फायर है, 3-4 सवाल हैं। वो ये है कि सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि बिलाल भाई टफनेस के हवाले से आप बताइएगा कि बायोलॉजी ज़्यादा टफ है या फिजिक्स? मॉर्निंग स्टडी या लेट स्टडी? मॉर्निंग स्टडी ज़्यादा बेस्ट। टी या कॉफ़ी ड्यूरिंग एमडी कैट प्रिपरेशन? टी ज़्यादा सही है, और फिंगर फ्राइज। मेन डिस्ट्रैक्शन क्या थी एमडी कैट प्रिपरेशन के दौरान, गर्लफ्रेंड या मोबाइल? गर्लफ्रेंड थी नहीं तो ऑब्वियसली मोबाइल ही डिस्ट्रैक्शन थी। उम्मीद काफ़ी है ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका अपना भाई डॉक्टर मियां मोहम्मद मुस्लिन कुरैशी। अल्लाह हाफिज़।